आज हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं, जिन्होंने तकरीबन पिफ़ा इंडस्ट्री के अंदर जो है तकरीबन 15 साल से जो है ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे पहले मालूमात हासिल करेंगे कि क्या-क्या ख़िदमत ये अंजाम दे रहे हैं और किस तरीके से ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर सर्व कर रहे हैं और इनका पर्सनल एक्सपीरियंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर कितना है और इन्होंने कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया है, ट्रैवलिंग की है। तो ये सब हम इनसे जानने के लिए हम इन्हीं के पास चलते हैं। एहसान उल हक साहब हैं, जो कि पिफ़ा के एक्स प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। तो इनकी तरफ चलते हैं। जी एहसान साहब। Assalamualaikum. Thank you, Sohail Habib sir. Thank you very much for asking me. मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दूं अपने बारे में। पढ़ाते हुए तो यस मुझे तकरीबन 15 साल हो गए, बट आई जॉइंड दिस लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री इन अर्ली 90s। फैमिली बिजनेस था डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वहाँ से ज्वाइन किया और फिर उसके बाद 96 में आई केम इनटू दिस फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उससे पहले कुछ एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी मैंने कुछ काम किया था। सो वंस इनटू द फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री तो काफ़ी नेशनल और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमने काम किया और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी बहुत रही। सेल्स बेसिकली मेरा फोर्टे रहा। इनिशियली व्हेन माय कैरियर स्टार्टेड इन अर्ली 90s मैंने रिटेल सेल्स की, उसके बाद फिर मैं इंडस्ट्रियल सेल्स भी की, फिर फॉरेन इंडस्ट्री में आया तो हमने सर्विस सेल्स की और उसमें फिर मैंने यूरोप भी गया, मिडल ईस्ट भी गया, यूएसए भी गया, फार ईस्ट भी गया। तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी बहुत एक्सटेंसिवली की। फिर जब पिफ़ा इस्टेब्लिश हुआ 2005 में, और तो उस वक्त पिफ़ा ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने फ़्याटा को अप्रोच किया कि जी हम पाकिस्तान में कुछ ट्रेनिंग्स करवाना चाहते हैं। तो फ़्याटा ने अपनी कुछ एक टीम भेजी। एक पाकिस्तान में 3-4 लोग थे उसके अंदर, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के मास्टर ट्रेनर भी थे, हमारे बॉस थे, हमारे मास्टर ट्रेनर थॉमस सिम। तो उन्होंने हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि जनाब पढ़ाते कैसे हैं, जो पढ़ाना है उसके कंटेंट्स कलेक्ट कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं, उसको सीक्वेंस कैसे करते हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसके अलावा उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि जो आपने पढ़ा दिया उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई। तो उस वक्त मौका मिला कि जिस इंडस्ट्री में पूरी ज़िंदगी हमने गुजारी है, पूरा कैरियर हमारा इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उस इंडस्ट्री को कुछ पे बैक भी किया जा सके। तो फिर हम ने ट्रेनिंग स्टार्ट की और फिर हमने ट्रेनिंग मटेरियल बनाया। इनिशियली तो हम समझे थे कि जी हमें शायद फ़्याटा कुछ बनाया मटेरियल देगा, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने आपको सिखा दिया कि मटेरियल बनाते कैसे हैं, तो अब आप मटेरियल ख़ुद बनाइए। फिर हमने मटेरियल बनाया, फिर मटेरियल हमने भेजा उनको और हम उसकी मुस्तकिल रिवैम्पिंग करते रहे। और देन जब हमने मटेरियल उनको सबमिट किया तो उन्होंने एक बड़ी हौसला अफ़ज़ा किस्म की हमें स्टेटमेंट दी थी कि जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है एट द इंटरनेशनल कैनन्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो योर मटेरियल इज़ पार विद दैट, यानी कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी क्रॉस कर रहे थे। तो वो उस लेवल के ऊपर हमने ट्रेनिंग मटेरियल बनाया और फिर फॉर द लास्ट 15 ईयर्स हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। एंड मैं यहाँ 3-3.5 साल मैं यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल भी रहा। हमने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, एक डोनेशन प्रोग्राम था, उसमें मैं प्रोजेक्ट हेड के तौर पर मैंने यहाँ पे काम किया। तो हमने फ्रेश ग्रेजुएट जो थे यूनिवर्सिटीज़ के, उनको हमने यहाँ पे पिफ़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमने पढ़ाया भी। तो वहीं से फिर हमने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी गए, हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी गए और यूनिवर्सिटीज़ में भी गए जहाँ हमने पढ़ाया। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग। और उसके अलावा मैं फ्रेट फॉरवर्डिंग का अब जो है करंटली मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट। लर्निंग के बारे में कुछ बताएंगे, लर्निंग क्या है और किस तरीके से करनी चाहिए? देखिए कोई भी मैं थोड़ा सा लर्निंग के बारे में बताऊँ कि हम जब पढ़ाते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ होती है, हम कहते हैं कि हमने बचपन में पढ़ा कि नर्सरी और किंडरगार्टन, हमने ये लफ्ज़ हमने बच्चे पढ़ के कहा जी नर्सरी में पढ़ रहा है, किंडरगार्टन। ये बेसिकली पढ़ाने की टेक्निक्स के नाम है, जिसमें बच्चों का जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है उसको प्रमोट किया जाता है।
तो हम जो पढ़ाते हैं वो हम एंड्रोलॉजी पढ़ाते हैं। जैसे एंड्रोलॉजी मतलब ये है कि वर्किंग लोगों को पढ़ाते हैं। तो वर्किंग लोग जब किसी ट्रेनिंग में जब वो आते हैं तो उसका बेसिक मकसद ये होता है कि टू गेट सम नॉलेज एंड सम स्किल्स एंड एन एटीट्यूड जो उनके जो डेली की जो उनके वर्किंग्स हैं उस पे वो कंट्रीब्यूट कर सके और उनको बेहतरी की तरफ ले आ सके। तो एनीथिंग दैट यू डू टू एक्वायर दीज थिंग्स, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, दैट इज़ लर्निंग। तो ये कॉम्पिटेंसी लेवल जो है ये आपका उसको बढ़ाता है। ये कॉम्पिटेंसी क्या है, इसके बारे में भी ज़रा थोड़ा तफसील से बताएं। देखें, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है या आपकी कोई भी कंपनी है। आप एक ग्रेजुएट को हायर करते हैं, 2 ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। एक ऐसा ग्रेजुएट वर्कर है जिसके ग्रेड बहुत हाई हैं। फॉर एग्जांपल वो A+ ग्रेड से हमेशा पास होता रहा है। और दूसरा जो था वो से लाइक एवरेज स्टूडेंट्स था अपने एकेडमिक केस में। लेकिन जब वो आपकी कंपनी में फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी अगर आपकी जैसे है तो उसमें आके बैठता है और आप उसको कहते हैं जी कि एक वर्किंग डेस्क है, उसके ऊपर आपने ये BL बनाना है, या आपने एयर बिल का फॉर्म फिल करना है, या आपने फ्रेट इनवाइस कैलकुलेट करके बनानी है, या इस किस्म का कोई भी काम, आपने कोई सेल्स कॉल करनी है, तो उस वक्त आप देखेंगे ये दोनों ही ब्लैंक हैं। एक के ग्रेड बहुत हाई हैं, ही हैव अचीव्ड लाइक 80+ मार्क्स, और एक जो है वो बेरली 60% मार्क्स उसके हैं। दोनों की एकेडमिक अचीवमेंट्स में बहुत फ़र्क है, लेकिन इस वक्त उसको दोनों एक ही लेवल पे खड़े होंगे आपके सामने। तो जॉब स्पेसिफिक जो वर्किंग्स होती हैं वो चीज़ कहलाती है कॉम्पिटेंसी, एक पर्टिकुलर काम करने की सलाहियत। दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटेंसी। अब कॉम्पिटेंसी मुख्तलिफ़ तरीके की होती हैं। एक जिसे हम कहते हैं कि एक जनरल कॉम्पिटेंसी है, मीन्स के आपके फॉर एग्जांपल आपके लेसेस खुल गए हैं जूते के, आप नॉर्मल जनरल कॉम्पिटेंसी से आप उसको बांध सकते हैं। पेपर को पंच करना है, उसको आपने फाइल करना है, एक जनरल ये भी कॉम्पिटेंसी है। लोगों को पेपर पंच करके फाइल करना भी नहीं आते हैं कुछ लोगों को, वो भी आपको सिखाना पड़ता है जी कि किस तरह से सारे पेपर स्ट्रेट पेपर में लगते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिसे कहते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी मीन्स कि फ्रेट फॉरवर्ड इंडस्ट्री में BL बनाना, एयरवे बिल बनाना, सेल्स कॉल करना, प्राइसिंग करना, दिस ऑल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। तो ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज और ये जनरल कॉम्पिटेंसीज ये आपको चाहिए होती हैं इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन योर प्रोफेशनल कैरियर। नाउ जब कॉम्पिटेंसी का लेवल आता है तो यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग वो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन पे अपनी माशी ज़रूरियात पूरी नहीं करते, बल्कि वो कॉम्पिटेंसीज के बेस के ऊपर अपनी माशी ज़रूरियात पूरी करते हैं। हम में से कोई साइंस ग्रेजुएट है, कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है, कोई BA ग्रेजुएट है, कोई BBA किसी ने किया हुआ है, लेकिन हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री में। तो सारे लोग जो हैं वो अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जॉब नहीं कर रहे हैं। तो जो बहुत कम लोग होते हैं कि उन्होंने मेडिकल पढ़ी है तो वो डॉक्टर बन गया, या कोई साइंटिस्ट बन गया, या कोई इंजीनियर बन गया। 90% लोग जो हैं वो स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी के ऊपर अपनी जो इकोनॉमिक्स है, अपनी फैमिली इकॉनमी, अपनी ज़ाती इकॉनमी को रन करता है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके इस बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब हम इनसे जानते हैं कि लर्न कैसे किया जा सकता है। देखिए, सीखना रिक्वायर्स मोटिवेशन। सबसे पहली चीज़ ये है कि सेल्फ आपका मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं टूवर्ड्स लर्निंग तो आप नहीं सीख सकते। सीखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आपके अंदर ये ख्वाहिश हो कि आप सीखना चाहते हैं। आप किसी से पूछ के सीख सकते हैं, आप ट्रायल एंड एरर करके आप सीख सकते हैं। आप करें, गलती होगी फिर ठीक करें, आप सीख जाएंगे। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, 10 दफ़ा गिरते हैं लेकिन फाइनली सीख जाते हैं। कि ट्रेनर के बगैर या किसी सिखाने वाले के बगैर खुद ही साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो इस तरह भी सीखा जा सकता है, किताब पढ़ के भी सीखने की कोशिश की जा सकती है, किसी एक्सपीरियंस आदमी से पूछ के भी सीखा जा सकता है। और
ट्रेनिंग्स अगर आप ज्वाइन कर लें, आप ट्रेनिंग कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप ये जाके सीख सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप सीखने की टूवर्ड्स मोटिवेटेड हों। अगर आप खुद ही सीखना नहीं चाहते तो फिर कोई आपको सिखा नहीं सकेगा। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ मैं और बताऊं कि जब इसमें एक शायद इससे कनेक्टेड एक सवाल है कि लोग ट्रेनिंग्स को इसलिए भी अवॉइड करते हैं, दे फियर ऑफ फेलिंग। दे यू मे हैव दिस क्वेश्चन इन योर क्यू एज वेल। लेकिन लोग इसलिए भी ट्रेनिंग से भागते हैं कि यार कहीं फेल ना हो जाए। मिसाल के तौर पर सोहेल हबीब इज़ वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सी फ्रेट मैनेजर फॉर द लास्ट 10 years, और वो चले गए एक ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करने के लिए। यार अब ट्रेनिंग कोर्स जब आप कोई अटेंड करते हैं तो वहाँ पे तो बहुत डिटेल्ड, और जैसे आप हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत डिटेल्ड और टेक्निकल वेरीफाइड नॉलेज यहाँ पे दी जाती है। तो यूँ में फिर मेरी मार्केट में एक रेपुटेशन है, मेरी अपनी कंपनी में एक रेपुटेशन है। मेरे अगर 100 में से 100 नहीं आए या 100 में से 90 नहीं आए तो मेरे अपने जो ऑफिस के बॉसेज हैं वो शायद कहेंगे यार कि अपने गलत बंदे को सीक्रेट मैनेजर रख लिया है। तो दे मे हैव सच अ फीलिंग। तो ये सिर्फ एक फियर है और ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। इस फियर को किस तरीके से ओवरकम किया देखिए, जा सकता जब कोई आता है पढ़ने के लिए, तो क्लासरूम में जो पार्टिसिपेंट बैठे होते हैं ना हमारे पास, उसमें 4 तरह के लोग होते हैं। एक होता है अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट या अनकॉन्शियसली या कह लीजिएगा नॉन फोकस्ड। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है सीखने में, उसको किसी ने ज़बरदस्ती भेज दिया है। अच्छा। इसको सिखाना बहुत मुश्किल काम है। एक होता है जो होता है कॉन्शियसली नॉट फोकस्ड, यानी कि वो डिस्ट्रैक्टेड है। एज ए ट्रेनर ये मेरा काम है कि कोई जगह क्लास में डिस्ट्रैक्टेड बैठा हुआ है और वो उसका ध्यान बटा हुआ है, तो उसको मैं लर्निंग की तरफ फोकस कराऊँ। दैट इज़ माय जॉब। एक है जो कहते हैं उसको कि वो कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट होता है, यानी कॉन्शियसली फोकस्ड होता है कि अगर वो आता है क्लास में, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, तो वो बैठ के और फोकस करके बैठा होता है जी कि हाँ मुझे सीखना है और मैं यहाँ सीखने आया। और एक ऐसा ग्रुप भी होता है जो बेसिकली कॉन्शियस अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट होते हैं। मीन्स कि दे आर वेरी, उनका जो लर्निंग एबिलिटी है उनकी, वो बहुत क्विक लर्नर्स होते हैं। तो उन कहते हैं मैंने एक दफ़ा सुन लिया तो मैं याद रह जाएगा, मैं एक दफ़ा हैंड आउट भी पढ़ लूँगा तो मैं समझ जाऊँगा। दे आर वेरी क्विक लर्नर्स और वेरी गुड लर्नर्स। ऐसे हर क्लास में 1-2 बच्चे, 3 बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं जो ना सिर्फ ये कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि वो बहुत क्विक लर्नर्स होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और वो अगर फोकस करते हैं और क्लास में बैठते हैं तो वो फोकस करते हैं। फेलियर, जो जिन लोगों को ये शक होता है जी कि हम फेल हो जाएंगे, आमतौर पे ये वो लोग होते हैं जो क्लास में तो आ जाते हैं लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और वो बेसिकली उतनी रिक्वायर्ड अटेंशन नहीं देते क्लास में, या फोकस नहीं करते, या उतना टाइम नहीं देते जितना उनको देना चाहिए। कोई भी फेल नहीं होता अनलेस कि वो फेल होने के लिए एफ़र्ट ना करे। तो जब वो एफ़र्ट होने के लिए फेल करता है, यानी टाइम ज़ाया करता है, सीखने की कोशिश नहीं करता, देन ही फेल्स। तो अदरवाइज नो वन शुड फेल। जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पिफ़ा की तरफ इतना ज़्यादा क्यों मोटिवेटेड होते हैं कि अपनी जो एम्प्लॉयज़ वगैरह को या अपने बच्चों को पिफ़ा के थ्रू जो है वो ट्रेनिंग दिलवा सकें? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि क्या हुआ कि मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया कि हमें ट्रेनिंग दी थी यूनाइटेड नेशन के मास्टर ट्रेनर्स ने, प्रोफेशनल ट्रेनर्स, राइट। इससे हाई लेवल के ट्रेनर्स नहीं होते जो ट्रेन ऑफ ट्रेनिंग कराने के लिए आए आपके पास, टीओटी कराने के लिए। ट्रेन ऑफ ट्रेनर्स यूनाइटेड नेशन के लेवल पर जिनको ट्रेनिंग दी गई हो, यानी कि एट हाई स्पीड, थॉरो जेंटलमैन, थॉरो प्रोफेशनल्स। जब हमने उनसे सीखा तो उन्होंने हमें वो सारी चीज़ें सिखाई जो प्रोफेशनली चाहिए होती हैं। वहाँ हमने एक चीज़ और सीखी कि जब कंटेंट राइट करते हैं तो हम जब कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब में हर सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक को समझाने के लिए एक लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसमें 10 पेज की थ्योरी लिखी होती है, जिसे हम कहते हैं कि पोइट्री। तो हमने क्या किया कि हमने अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको कलेक्ट किया, थ्योरी को जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था हमने एलिमिनेट किया, और उसके साथ हमने क्लब किया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को, थ्योरी को निकाल दिया हमने।
और क्योंकि सारे के सारे ट्रेनर्स जो थे पिफा में ये हैं इनफैक्ट अभी भी, जितने भी सारे के सारे, वो सारे के सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, यानी वो पढ़ाते भी हैं और वो इसी इंडस्ट्री में काम कर भी रहे हैं, या अपने अपने बिजनेस हैं, या वो कहीं अच्छी पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब हम ये प्रैक्टिशनर्स नॉलेज लेके जाते हैं इंस्टीट्यूशंस में, तो वो चीज़ वहाँ के प्रोफेसर्स जो होते हैं कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, उन्होंने वो थ्योरी नहीं पढ़ाई होती। उन्होंने थ्योरी पढ़ाई होती है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास नहीं होती। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी में गया नॉर्दर्न एरियाज़ में, उन्होंने एक सेशन रखा मेरा, एक हाफ डे का, उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो मैं चला गया वहाँ पे। और उन्होंने मुझसे, मैंने एक इंटरनेशनल ट्रेड के टॉपिक के ऊपर मैं एक्चुअली मैं ट्रेनिंग देने गया था, तो वो उनके प्रोफेसर साहब आए हुए थे। उन्होंने कहा आप हमारी यूनिवर्सिटी के लिए टाइम स्पेयर कर सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ। इट वाज नॉट प्लान्ड। मैं वहाँ जाके इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर मैंने उनके तो 3 साढ़े 3 घंटे उनको मैंने एक लेक्चर दे दिया। कोई 160-70 उन्होंने स्टूडेंट्स वहाँ पे अपने कलेक्ट कर लिए, बुला लिए थे सारे। तो उसके बाद जब हम रिफ़्रेशमेंट के लिए बैठे, जो डिपार्टमेंट के हेड थे उन्होंने मुझसे पूछा, एहसान साहब आपने जो हमें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ाया है, हम भी यहाँ पे पढ़ाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, लेकिन जो हम पढ़ाते हैं और जो आप पढ़ाते हैं उसमें बड़ा फ़र्क था। तो मैं इस बात पे कोई क्लैरिटी चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों है। तो मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं? तो उन्होंने कुछ टॉपिक्स बताया कि हम ये टॉपिक्स पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने उनको क्लियर किया, मैंने कहा जी आप जो टॉपिक्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो रियासती लेवल के ऊपर, जो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में अगर कोई बात करे, जिसने नेशनल पॉलिसी बनानी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनानी है, तो वो इंटरनेशनल फिगर्स और नेशनल फिगर्स के बारे में बात करेगा। आप उस टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं। मैं जो आपको पढ़ा के अभी आया हूँ, आपके बच्चों को, पार्टिसिपेंट्स को, आपके स्टूडेंट्स को, वो ये था कि एक्चुअली में ऑन द ग्राउंड जो इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो शिपिंग लाइंस हैं, जो एयरलाइंस हैं, जो फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, दैट इज़ द प्रैक्टिशनर्स नॉलेज। वो आपने कभी इनको पढ़ाई नहीं, क्योंकि वो नॉलेज आपके पास नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो सेम चीज़ अप्लाइज व्हेन वी गो टू अपना जो हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, या कमर्शियल बैंक्स हैं, जब हम वहाँ पे जाते हैं, और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने एमबीए के स्टूडेंट्स को हमारे पास लेकर आते हैं, तो यही चीज़ वो हमारे से बेसिकली हासिल करना चाहते हैं, प्रैक्टिशनर्स नॉलेज, जो मार्केट में कोई और इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी तक आप कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, कोई अंदाजे के मुताबिक कुछ? जो हमारा रेगुलर डिप्लोमा है, बेसिकली हम पिफा में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2 इंटरनेशनल डिप्लोमास कराते हैं। एक रेगुलर डिप्लोमा इन फ्रेट फॉरवर्डिंग है, और एक हायर डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। उसका वो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसकी इंटरनेशनल प्राइस अगर आप देखें तो वो कोई ओवर 4 मिलियन रुपीज़ पर पर्सन है, पर लर्नर है। तो अगर यही कोर्स आप कनाडा में जाके करें तो वो आपको 40-45 लाख रुपए का पड़ेगा, जो हम यहाँ पे 40,000 रुपये में करा देते हैं, और स्टैंडर्ड भी हमारा उनसे बेहतर है। दूसरा, जो हम इकाओ KPI एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट है, जैसे पिफा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो ऑल टुगेदर मिला के हमने तकरीबन 1,500, कराची और अगर हम लाहौर को भी इंक्लूड कर लें तो 1,500 प्रोफेशनल ट्रेनर्स को, हम प्रोफेशनल लोगों को ज़रूर ट्रेन किया है। और मैं चूँकि थोड़ा सा प्राइवेटली भी ट्रेनिंग्स कराता हूँ, तो दिस नंबर कैन गो, और ये सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हैं। मीन्स कि जो लोग क्लास में आके बैठते हैं, दे आर द प्रोफेशनल्स। ये कोई यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं है जहाँ एक क्लास में 80-80 बच्चे बैठा हुआ है। तो 2-2.5-3 हज़ार बच्चे यहाँ पे पढ़ाए होंगे। इससे पहले मैंने कॉलेजेस में जो पढ़ाया वो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा, लेकिन कमर्शियल बैंकों में, यूनिवर्सिटीज़ में 2.5-3 हज़ार बच्चों को तो हमने डेफिनेटली पढ़ाया होगा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, एक सवाल मेरा छोटा सा ये भी है कि आपको कैसा फील होता है जब आपसे लोग सीख कर इतना ग्रो करते हैं, तो आपकी क्या फीलिंग्स वगैरह होती हैं? 2 वाक़या मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। एक, अभी आपने बीच में एक सवाल भी पूछा था कि लोग फेयर करते हैं फेलिंग के लिए। हमारे पास 2 लड़कियों की एग्जांपल है, अलग अलग बैचेस में, जो यहाँ पढ़ने के लिए आई, और दे हैड द फियर ऑफ फेलिंग, क्योंकि वो अपने ऑफिसेज में, या इनफैक्ट वो फ्रेश थी, लेकिन उनके स्कूल्स में उन्होंने बड़े अच्छे ग्रेड लिए हुए थे। तो वो चूँकि इस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग ले रही थी, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जब वो 1 हफ़्ता क्लास में बैठी तो उनको समझ में नहीं आया, क्लास टेस्ट भी उनका इतना अच्छा नहीं हुआ जो क्विज़ वगैरह हमने लिया हुआ था, तो दे फियर फेलिंग।
तो मैं उसका प्रिंसिपल था, वो मेरे पास आई और आई कहते सर कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्लास में क्या हो रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, आई वांट टू क्विट दिस क्वालिफिकेशन, मैं इसको नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने उनको इनकरेज किया, मैंने कहा नहीं, आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ जो आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं इसलिए वो आपको मेमोराइज़ नहीं हुई हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है। यू बेयर विद अस, स्टे इन द क्लास एंड ट्राई टू एब्जॉर्ब एज मच एज पॉसिबल। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? एट द एंड ये दोनों लड़कियां अपने रिस्पेक्टिव बैचेस में टॉपर्स थीं। माशाल्लाह। हालांकि ये फ्रेश ग्रेजुएट्स थीं, लेकिन ये टॉपर्स बनी। हालांकि क्लास में ऐसे ऐसे लोग भी, पार्टिसिपेंट भी मौजूद थे जो 8-8 10-10 साल से इस इंडस्ट्री में थे, लेकिन ये फ्रेश ग्रेजुएट लड़कियां, जब इन्होंने फोकस रखा और सीखने की कोशिश की, तो इवन दो के एक्सपीरियंस लोग क्लास में थे, लेकिन दोनों लड़कियों ने टॉप किया। सिमिलरली एक लड़का था मेरे पास, वो अपने ऑफिस में एक जूनियर सेल्स असिस्टेंट था, या कह लीजिए कि एक सेल्स ऑफिसर था। मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूँ। ही केम टू आवर ऑफिस और उसको हमने ट्रेनिंग्स कराई, हमने उसने ट्रेनिंग ज्वाइन की, और उसने वापस जब उसने सीखा, वो वहाँ ही उसके अंदर थोड़ी सी एक भूख थी सीखने की, तो उसने उसको ग्रैस्प किया जो हमने पढ़ाया, और उसने जाके अपने ऑफिस में अपने बॉस के सामने जाके उसने अपने आप को एक्सप्रेस भी किया। और जब उसने उसको एक्सप्रेस किया तो बॉस को है, इसकी तो कॉम्पिटेंस लेवल जो है वो बहुत बेहतर है। एंड यू नो वेयर ही एंडेड अप इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एज ए ब्रांच मैनेजर सियालकोट, फ्रॉम अ सेल्स ऑफिसर टू ब्रांच मैनेजर सियालकोट, जहाँ कंपनी ने उसको रिहाइश भी दी और वो वहाँ पे ब्रांच मैनेजर बना। सिमिलरली एक लड़का मेरा और था, ही वॉज अर्निंग अंडर 10,000 रुपीज़, और वो थोड़ा सा टैलेंटेड लड़का था, लेकिन यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। उसको थोड़ा सा, वो मेरे पास घर में भी एक दफ़ा आया काउंसलिंग के लिए, हम यहाँ पे काउंसलिंग भी बच्चों की करते हैं, वो काउंसलिंग के लिए आया, इसको इनकरेज किया, और उसको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। उसको मोटिवेट किया, ही वेंट टू दुबई, और अब वो ही इज़ मैरिड नाउ, उसके बच्चे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई पेरेंट्स के साथ वो दुबई में सेटल्ड है। ही इज़ अर्निंग लाइक 15,000 दिरहम्स अ मंथ। वो बच्चा जो 8-9 हज़ार रुपये यहाँ पे ले रहा था, इन नेक्स्ट 3 or 4 years ही क्रॉस 10,000 दिरहम्स प्लस ऑल द अकोमोडेशन, और पूरी फैमिली को लेकर वो दुबई में सेटल्ड है। तो ऐसी हमारे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं। टेलीफोन ऑपरेटर हमारे पास आई ट्रेनिंग करने के लिए, उसने एक फोकसली इसको सीखा, एंड शी बिकेम अ डिपार्टमेंट हेड इन नेक्स्ट ईयर और 2, जिस कंपनी में वो टेलीफोन ऑपरेटर थी। तो ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स हैं, और मेरे पास तो क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ मेरी एक फ्री हेल्पलाइन है, तो मेरे जो पहले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं 2007 के, वो भी मुझे फ़ोन करते रहते हैं पूछने के लिए कि सर यहाँ फंस गया हूँ, तो इसमें क्या मशवरा देंगे एंड ऑल दैट। तो लोगों को देखते हैं कि जी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, पहले वो किस लेवल पे थे जब क्लास में थे, अब वो माशाल्लाह इतना ग्रो कर गए हैं, और इतना उन्होंने अचीव किया। 15 साल में हमने लोगों को देखा है ग्रो करते हुए, तो बड़ा प्राउड फील होता है और बड़ा खुशी फील होती है कि बच्चे रिकग्नाइज़ भी करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, और वो सक्सेसफुल हैं। मीन्स के हमारी जो एफर्ट थी टू पे बैक समथिंग टू द इंडस्ट्री, वो हमें हासिल हो गई। तो गाइस माशाल्लाह बड़े मज़ा आया मुझे इस इंटरव्यू में। आखिर में हम इनसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछेंगे कि जो हमने जो चैनल बनाया है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का, इससे क्या लोगों को हेल्प मिल सकती है, और आप इसमें क्या देखिए, इनपुट दे सकते हैं? आज के दौर में सोशल मीडिया is a great tool to get learning. कोरोना पेंडेमिक के ने जो है वो एक डिज़ास्टर तो ज़रूर था, लेकिन उसने ये ऑनलाइन लर्निंग को हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और तो पाकिस्तान के तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सब ऑनलाइन चली गई थी, और लोगों को पता चला जी कि हम ऑनलाइन भी जाके हम सीख सकते हैं। और फिर लोगों ने यूट्यूब के ऊपर जाके अपनी वीडियोस बना के और लर्निंग को पास ऑन करना शुरू किया। इससे पहले हम तो ज़्यादा यूट्यूब पे जाके लर्निंग को ज़्यादा सर्च नहीं करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स ढूंढ लेते थे एंड मटेरियल ढूंढ लेते थे, गूगल पे टेक्स्ट ढूंढ लेते थे। लेकिन नाउ डेज ऑलमोस्ट हर टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पे आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी और लर्निंग वीडियोस मिल जाएंगे। और जैसे आपने चैनल अपना स्टार्ट किया है, विच इज़ अ ग्रेट एफर्ट, कि पाकिस्तान में
हमने हमारे मुल्क में फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री के अंदर अभी तक मुझे काफ़ी लोगों ने पुश किया, लेकिन मैं ख़ुद भी अभी तक इसको इनिशिएट नहीं कर सका, बट हैड्स ऑफ टू यू कि आप इसको ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये इस इंडस्ट्री में ग़ालिबन आप पहले हैं जिसने यूट्यूब के ऊपर लर्निंग अपॉर्चुनिटी को अवेलेबल किया है लोगों के लिए, और जो लोग नहीं बाहर निकल के टाइम दे सकते और जो नहीं आ सकते उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑनलाइन जाके और यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हासिल कर सकें। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम यू। बहुत शुक्रिया एहसान साहब का। मुझे यकीन करें पर्सनली भी बड़ा मज़ा आया इनसे बातें करके, और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें की हैं। तो मैं उन यंगस्टर्स के लिए ये कहना चाहूँगा जो इनसे लर्न करना चाहते हैं वो पिफ़ा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, ताकि उनकी भी ग्रोथ उसी तरीके से हो सके जैसा कि एहसान साहब ने बताया है कि बहुत सारे लोग इनसे सीखकर आज बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि वो भी पिफ़ा को ज्वाइन करें, इंस्टीट्यूट को एज अ लर्नर, और यहाँ से सीख सकते हैं। और अगर आपके अंदर कोई फ़ियर है तो उस फ़ियर को भूल जाएं, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे गाइड मौजूद हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।